हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी घर पे हेल्दी होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास हम एक कहानी से शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग गांव में रहते होंगे और उन्होंने कभी कभी शहर विज़िट किया होगा। क्या आपको कोई अंतर समझ में आता है गांव और शहरों के बीच में? जी हाँ, हम देख सकते हैं कि गांव में जब हम रात में आसमान के ऊपर और देखते हैं तो हम वहाँ पे तारे आराम से देख सकते हैं, लेकिन शहरों में जब आप रात में आसमान की तरफ देखेंगे तो शायद ही आपको एक आध तारे नज़र आएँ और पूरा आसमान रोशनी से भरा नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आप गेस कर सकते हैं कि शहर और गांव में ऐसा क्या अंतर है जो हम गांव में आराम से तारे देख पाते हैं लेकिन शहर में उन्हें देखना मुश्किल हो जाता है? जी हाँ, दूसरी बात ये कि जब हम गांव की नदियों और शहरों की नदियों को देखते हैं तो हमें उनमें एक अंतर नज़र आता है। क्या अंतर नज़र आता है? गांव की नदियों का पानी बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ होता है और उसमें दूसरी चीज़ें बहुत कम या ना के बराबर नज़र आती है, जबकि शहर की नदियाँ अगर आप उसका पानी देखेंगे तो काला या ग्रे कलर का नज़र आता है और उसमें कई तरह की अनवांटेड चीज़ें, डस्ट, कचरा सभी पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 18, जिसका नाम आप सभी को पता चल गया होगा, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। आई एम मिस प्रीति फ्रॉम JNV Pakur 2, Jharkhand, that works under Patna region. So first of all, as we can see the objectives, you will learn a lot of things when you will finish the chapter. Like हम कई टर्म्स को समझ पाएंगे और जान पाएंगे, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, उसके कॉज हो गए, इफ़ेक्ट्स हो गए, वाटर पॉल्यूशन हो गया, उसके कॉज हो गए, इफ़ेक्ट्स हो गए। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, पोर्टेबल वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एट्सेट्रा। इसके बाद आप कई क्रिटिकल चीज़ों को भी समझ पाएंगे कि हमारा और आपका वाटर और एयर पॉल्यूशन को रोकने में, अपने हवा और अपने पानी को स्वच्छ बनाए रखने में हमारा क्या योगदान हो सकता है। और एक चीज़ जो आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रही है कि गर्मी लगातार बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके कारण क्या है, ये सभी हम इस चैप्टर के अंतर्गत जान पाएंगे। सो शुरू करते हैं हम ये चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो दो मुख्य टॉपिक हैं, फर्स्ट टॉपिक इज़ एयर पॉल्यूशन एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर पॉल्यूशन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एयर पॉल्यूशन। बिफोर एयर पॉल्यूशन, फर्स्ट you have to know about the air. You have read about it in detail in class 7, but let me quickly explain that हवा क्या है। हवा एक मिक्सचर है जो कई तरह के गैसेस और कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। गैसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। इसके अलावा वाटर वेपर और कुछ गैसेस बहुत कम मात्रा में जैसे हीलियम, ओजोन, आर्गन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स, पॉलन, स्पोर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी इसमें पाए जा सकते हैं और इन सभी को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, एयर। और एयर की जो कवरिंग हमारे अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। अब हो क्या रहा है कि हमारी कई एक्टिविटीज़ और कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से इस एयर में, जो कि नेचुरली प्योर था, अब इस एयर में कई तरह की अनवांटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती जा रही हैं और उसकी वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना
करना पड़ रहा है, उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आप लोगों को हवा क्या है ये पता चल गई। अब हमारा टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। हम अब गैस कर सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन होता क्या है, एयर पॉल्यूशन हम किसे कहते हैं। एयर पॉल्यूशन जब हवा में कोई भी अनवांटेड सब्सटेंसेस जो हमें ज़रूरत नहीं है, जिसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मिल जाती है। इतना ही नहीं, वो उतनी मात्रा में मिल जाती हैं जिसकी वजह से वो आइदर किसी लिविंग चीज़ को, किसी लिविंग ऑब्जेक्ट, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को या नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। तब हम क्या बोलते हैं कि एयर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड, एयर पॉल्यूटेड हो चुकी है। अब हम जानेंगे कि एयर पॉल्यूटेड कैसे हो जाती है, उसके क्या कॉज हैं, क्या कारण है। अब कॉज कई तरह के हो सकते हैं। जो भी अनवांटेड चीज़ें हवा में मिल जाती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स। और यही एयर पॉल्यूटेंट्स जब एक मात्रा से ज़्यादा हवा में घुल जाते हैं तो उसको कहते हैं कि एयर क्या हो चुकी है, पॉल्यूटेड हो चुकी है, और एयर अब क्लीन नहीं रही या शुद्ध हवा अब नहीं रही। अब कॉजेज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन में जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कई जगह से आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज से आ सकते हैं, जैसे जंगल में आग लग गई या वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ज्वालामुखी फट गया तो वहाँ से कुछ स्मोक निकल रहे हैं, कुछ डस्ट निकलते हैं, एशेस निकलते हैं, वो सभी हवा में मिल जाते हैं और हवा में जाके वो अनवांटेड चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे हार्मफुल हमें कई तरह के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए हम उसे पॉल्यूटेंट बोल सकते हैं। और इन चीज़ों से निकले हुए पॉल्यूटेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स। अगला क्या सोर्स है, अगला सोर्स हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ले सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हम देखें तो हमने कई तरह की इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज सेट की हुई हैं और कई तरह के पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं, कई तरह के ऑटोमोबाइल चलते हैं और हम खाना बनाने के लिए फायरवुड, लकड़ियों का इस्तेमाल और डंग केक्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब इन सभी चीज़ों को जलाते हैं तो उनसे धुआं, डस्ट पार्टिकल, एशेस और कई तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं जो हवा में मिल जाते हैं और वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो भी एयर को पॉल्यूट कर रही हैं। इसके अलावा व्हीकल्स अगर हम ले, ऑटोमोबाइल्स ले, तो एक बहुत ही बड़ा कारण है क्योंकि वो बहुत हाई लेवल में कुछ पॉल्यूटेंट्स निकालता है। उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स को अगर हम देखें तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड धुआं, स्मोक्स निकलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो एक बहुत ही हार्मफुल गैस है और जब वो अगर हम उसे इनहेल कर लें तो वो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन का काम हमारी बॉडी में होता है ऑक्सीजन को लंग्स से लेके जाना और उसे बाकी बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने में मदद करना। लेकिन जब हम ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते हैं तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन की जगह पे वो खुद को बाइंड कर देता है और हमारे सेल्स के पास ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचती है, जिसकी वजह से कई बार डेथ भी हो जाती है लोगों की और बहुत सांस लेने में दिक्कत और लोग बेहोश भी हो सकते हैं इससे। इस वजह से अगर हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक डेडली और पॉइजनस गैस मानी गई है क्योंकि ये हमारे ऑक्सीजन के साथ कॉम्पीट करती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए। अब इसी के साथ एक और टॉपिक आता है स्मोग। स्मोक क्या होता है, स्मोक दो चीज़ों का मिश्रण होता है, दो चीज़ें मिक्स होती हैं तो स्मोक बनता है। एक चीज़ क्या है, स्मोक, धुआं प्लस फॉग। ठंडी के टाइम पे क्या होता है, वाटर वेपर जो होते हैं हमारी हवा में वो कंडेंस हो जाते हैं और छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं और जिसकी वजह से विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है और वो हम अपने आसपास देखते हैं तो उसे हम फॉग बोलते हैं। फॉग, और अगर वो उस जगह पे जो एयर है अगर वो पॉल्यूटेड है, उसमें बहुत सारा स्मोक है, तो वो स्मोक प्लस फॉग मिलके एक नई चीज़ का निर्माण करती है जिसे हम स्मोक बोलते हैं। स्मोक बहुत ही डेंजरस होता है और वो हमारे आसपास की विजिबिलिटी, जो दिखने की क्षमता है, वो उसे कम करता है। और स्मोक कई तरह की बीमारियां, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी जैसे एस्थमा, कफ, खांसी एंड चिल्ड्रंस में बहुत ही ख़तरनाक खांसी भी कॉज करता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, बहुत तरह की चीज़ें रिलीज़ करते हैं, जैसे
पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ की बात करें तो वो मेजर सोर्स है गैसियस पॉल्यूटेंट्स के, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉम्बशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट्स। तो जो पावर प्लांट्स है उसमें जब हम बिजली बनाते हैं कोयला जला के, तो उससे कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा एक और मेजर पॉल्यूटेंट्स जो है वो क्या है? हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में और एरोसोल स्प्रेस जैसे कि परफ्यूम और डिओड्रेंट्स में यूज़ किया जाता है। जब हम उसे छिड़कते हैं तो उसके साथ साथ एक केमिकल निकलता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। और यही CFCs हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ऊपर प्रेजेंट लेयर है, ओजोन लेयर, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें सनलाइट से आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उससे हमें ये बचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? इसी ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, पतला करता जाता है, जिसकी वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के आसानी से शिकार बन सकते हैं। इसीलिए आप सभी को कम से कम रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स एंड एरोसोल स्प्रे जैसे परफ्यूम और डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो हमने देख लिया कि एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं कई बेसिस पे कई कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। जैसे अगर वो नेचुरल सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो उस तरह के एयर पॉल्यूटेंट को हम नेचुरल पॉल्यूटेंट्स बोल सकते हैं, या एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन बेस्ड पॉल्यूटेंट बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर वो घर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसे एक और कैटेगरीज में बांटते हैं जिसको बोलते हैं इंडोर पॉल्यूटेंट। और अगर वो घर के बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे गाड़ियाँ चल रही हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं आउटडोर पॉल्यूटेंट्स। अब हम देख सकते हैं कि ये जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इन सभी रीजंस की वजह से इसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो आप गेस कर सकते हैं। सबसे पहले जब बहुत ज़्यादा धुआं होता है, अगर घर में हमारे बहुत ज़्यादा धुआं हो जाए तो क्या होती है? हमारी आंखों में जलन शुरू हो जाती है, हम अपनी आँख को हाथ से क्या करने लगते हैं? मींचने लग जाते हैं। इसके अलावा हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, हमें खांसी होने लगती है। अगर लॉन्ग टर्म अगर हम इस धुएं के आसपास रहेंगे, धुआं हमारे आसपास रहेगा, तो हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी बीमारियां हो सकती हैं। और धुएं या पॉल्यूशन की वजह से हमारे प्लांट्स भी इफ़ेक्ट होते हैं और क्रॉप भी इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा ये हमारे अदर एनिमल्स को भी हार्मफुल इफ़ेक्ट, उनमें भी कई तरह की बीमारियां और लिविंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारे इस चैप्टर में दी गई है अबाउट द ताजमहल। ताजमहल एक बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट है जो कि आगरा में सिचुएटेड है। और इसे किसने बनाया था? यस, वेरी गुड, इसे शाहजहाँ ने बनाया था। और ये बिल्कुल मार्बल से बनाया गया है, जो कि बिल्कुल वाइट कलर का हुआ करता था, पर अब धीरे धीरे ऐसे न्यूज़ आ रही है कि इसका कलर येलो होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और येलोइंग से बचाने के लिए हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है? तो अगर हम सबसे पहले देखें कि ताजमहल येलो क्यों हो रहा है, तो उसके लिए कई कारण हैं। उसके क्या क्या कारण हैं? आगरा में कई तरह की इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड हैं, जैसे रबर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री एंड मथुरा ऑयल रिफाइनरी। इन सभी इंडस्ट्रीज़ से जो कई तरह की पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, जिसकी वजह से जो ताजमहल है वो धीरे धीरे उसकी ब्यूटी जो है वो डिग्रेड होती जा रही है। उसकी ब्यूटी डिग्रेड होने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है एसिड रेन। अब ये एसिड रेन क्या होता है? जब इंडस्ट्रीज से कई तरह की हार्मफुल गैसेस जैसे सल्फ़र ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड्स निकलते हैं और हवा में जाते हैं, और जब बारिश होती है तो वो रेन ड्रॉप्स के साथ मिक्स करके एसिड बना देते हैं। कौन से एसिड बनाते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, कार्बन के ऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। और ये सभी एसिड जब बारिश के साथ नीचे आते हैं और वो जब ताजमहल पे गिरता है, वो बारिश की बूंदें जब ताजमहल पे गिरती हैं तो वो उसे कोरोड कर देती हैं। और कोरोड करने के बाद क्या होता है कि उसकी ब्यूटी जो होती है वो डिग्रेड होती जा रही है इस एसिड रेन की लगातार गिरने की वजह से। दिस कोरिजन ऑफ ताजमहल मार्बल
due to acid rain is also known as marble cancer. Yes, marble cancer. You have to note it out that marble cancer क्या है? जब एसिड रेन होने की वजह से ताजमहल का जो मार्बल है, संगमरमर है, वो कोरोड होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्बल कैंसर। अब ये तो बहुत प्रॉब्लम की बात है, बिकॉज ताजमहल वन ऑफ द 7 जो वंडर्स हैं वर्ल्ड के उसमें आता है। अगर हम उसे भी प्रिजर्व नहीं कर सकते, उसे भी बचा के नहीं रख सकते, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है और बहुत चिंता की बात भी है। इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बहुत सीरियसली लिया और इसके ऊपर कई तरह के एक्शंस भी लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि हमारे ताजमहल को जैसा है वैसा ही रखा जा सके, उसकी ब्यूटी, उसकी खूबसूरती कायम रखी जा सके। इसके लिए उन्होंने ऑर्डर किया कि जो भी इंडस्ट्रीज़ उसके आसपास हैं वो क्लीनर फ्यूल्स जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG LPG का यूज़ करें और ऑटोमोबाइल में भी CNG का यूज़ हो, अनलेडेड पेट्रोल का यूज़ हो, स्पेशली जो ताजमहल जोन या उसके आसपास चलते हैं। तो इसके अलावा वहाँ के नागरिकों से भी ये अनुरोध किया गया कि वो कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करें और उनके आसपास जो भी पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली चीज़ें हो रही हैं उन सभी को रोकने का प्रयास करें। अब हमारे पास 2 इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हैं। लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं ताजमहल बिल्कुल वाइट, बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद नज़र आ रहा है, बेहद ही खूबसूरत। और राइट में आप देख सकते हैं कि आसपास धुआं सा नज़र आ रहा है और ताजमहल का कलर येलो नज़र आ रहा है। ये डिफरेंस एयर पॉल्यूशन की वजह से आ रहा है। इसी डिफरेंस को हमें ख़त्म करना है और हमें वापस अपने ताजमहल को पहले की तरह बनाए रखना है और ज़्यादा डिग्रेड होने से बचाना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बेसिकली हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं होता तो हमारी अर्थ बहुत ठंडी हो जाती और बहुत गर्म हो जाती और हमारे लिए यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता। तो ये होता क्या है, जब सनलाइट हमारे अर्थ पे पहुँचती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस जैसे CO2, सनलाइट में आने वाली हीट रेडिएशंस जिनको हम इंफ्रारेड रेडिएशंस भी बोलते हैं, उनको क्या करती हैं, ट्रैप कर देती हैं। लेकिन उनमें से मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस जो होती है वो वापस चली जाती हैं। ये जो ट्रैप रेडिएशन है ये डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जितनी ज़्यादा CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेगी उतनी ही ज़्यादा हीट रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर पकड़ के रखेगा या ट्रैप करके रखेगा और बाकी का वापस स्पेस में चला जाएगा। और जब ये हीट रेडिएशन ट्रैप होगी तो वो वापस जाने की कोशिश करेगी और जब वापस जाने की कोशिश करेगी तो उसे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं या ऐसे गैसेस जो इन हीट रेडिएशंस को ट्रैप करते हैं वो उसे वापस पकड़ लेंगे और इस तरह से वो रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही बनी रहेगी। अब अगर एक पर्टिकुलर मात्रा में CO2 प्रेजेंट है तो वो एक पर्टिकुलर मात्रा में हीट रेडिएशन को कैच करेगा और हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा और हमें वहाँ पे रहने में मदद करेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जैसे ही हमारे एयर में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, अदर गैसेस नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, इन सब की मात्रा बढ़ रही है, तो जो ट्रैप रेडिएशन है, जो हीट रेडिएशन है जो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो रही है वो भी बढ़ती जा रही है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जब ज़्यादा हीट रेडिएशन हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप होगी तो हमारा अर्थ जो है वो ज़्यादा हीट अप होगा और जब ज़्यादा हीट अप होगा तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसी इफ़ेक्ट को हम एक और टर्म
बोलते हैं जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से जो रिज़ल्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो गैसेस हैं उन सभी गैसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर भी होते हैं जो हीट रेडिएशंस को ट्रैप करके हमारी अर्थ को गर्म करते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ हमारे अर्थ के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता, ये उसके इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट भी कॉज करता है। जैसे जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, माउंटेन्स और जो पोल्स पे ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स हैं, वो सभी क्या होंगे, पिघलना शुरू हो जाएंगे। और जब वो सभी पिघलेंगे तो हमारे रिवर का, हमारे ओशन का, हमारे सी का लेवल बढ़ता चला जाएगा और वो क्या कर सकता है, फ्लडिंग कॉज कर सकता है इस तरह से। और जब गर्मी बढ़ेगी तो हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो अर्थ पे रह रहे हैं उन सभी को प्रॉब्लम होगी और उन सभी को यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जो बढ़ता हुआ रूप है और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है और हम इसे एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करके ही इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये आता है कि हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं। और जो पेड़ पौधे ऑलरेडी लगाए गए हैं, जो पेड़ पौधे ऑलरेडी हैं, उनको क्या करें, काटने से रोकें। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करें, जितना कम से कम हो सके फॉसिल फ्यूल बर्न करने की कोशिश करें। उसके अलावा इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स जैसे बाइसिकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और फॉसिल फ्यूल के अलावा अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे हाइड्रोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा, इन सभी का यूज़ करने का हमें सोचना चाहिए। तो हम अपनी तरफ से भी कुछ स्टेप्स उठा के, छोटे छोटे स्टेप्स उठा के एयर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी भी अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करें और देखें कि आप सभी कहीं ऐसी एक्टिविटीज़ तो रिपीट नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से लगातार आप एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उन एक्टिविटीज़ को अभी कम करने की कोशिश करें और पॉसिबल हो तो उसे बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, रोक दें और अपने इन्वायरमेंट को, अपने एयर को क्लीन रखने में हेल्प करें। थैंक यू, होप यू हैव अंडरस्टूड वेल एंड वी विल सी दैट कि अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हैं अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए तो धीरे धीरे वो एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन साबित होता है और हम अपने इन्वायरमेंट को ईज़िली क्लीन रख पाते हैं।